हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू द बायोलॉजी सेशन। आज इसके सेशन में हम बात करेंगे आपके पंजाब मास्टर कैडर के अंदर बायोलॉजी का पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज बॉटनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे कि हम हर आपके सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं कि दे आर एक्चुअली मेंट फॉर द प्रैक्टिस एंड फॉर द योर लाइक एनालिसिस ऑफ द लेवल ऑफ द एग्जाम, राइट। इसके बाद हमारे पास जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो इसलिए भी होते हैं ताकि हम उनको सॉल्व करके ये देख सके कि कितने आपके जो कंसेप्ट्स हैं या कितने टॉपिक्स जो हैं वो हमारे क्लैरिफाइड हैं या अप टू द मार्क है, कितने ऐसे टॉपिक हैं जिनको रिवाइज करने की ज़रूरत है और कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने कभी भी टच नहीं किए हैं या ये हो सकता है कि उन टॉपिक्स के अंदर हमें किसकी जरूरत है, रिवीजन की जरूरत है। तो आज का जो सेशन है वो आपका इसी के रिगार्डिंग है। जैसे कि आपके हर सेशन के अंदर हम बात करते हैं तो इस सेशन के अंदर भी हमने सेम चीज को देखना है और सेम चीज देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कितने टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो सारे देखेंगे। एंड आई निकिता सोनी वेलकम यू ऑल इन द पंजाब मास्टर कैडर बायोलॉजी सेशन। ठीक है जी, ओके। सो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपकी, दैट इज द सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम के अंदर आपके पेड इनिशिएटिव्स हैं एंड दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of December एंड 18th of December 2023। ठीक है जी, आपके जो कोर्सेज है दे आर अवेलेबल फॉर टीजीटी एंड पीजीटी बोथ द एग्जाम्स। उसके अंदर जो है आपको ऑनलाइन कोर्सेज जो है दे आर अवेलेबल। टीजीटी जो है इट इज फॉर योर मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स, वेयर एज जो आपका पीजीटी है इट इज फॉर द स्पेसिफिक एग्जाम, यानी कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है आपका उसके लिए दैट एग्जाम और दैट कोर्सेज अवेलेबल। तो यू कैन एनरोल इनटू दी एनी काइंड ऑफ योर कोर्स जिसके लिए भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर जाकर आप इस नंबर पर जाकर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो यू कैन आस्क अबाउट दैट related to your exam or you can visit at the website www.civilstaphhimachal.com पर। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के सेशन का है दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डार्विन्स फिटनेस। तो हम इस टर्म को कहां पर सुनते हैं, आपके डार्विन्स थ्योरी या डार्विन्स जो आपका फिटनेस है ये वर्ड हम कहां पर सुनते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम जब बात करते हैं किसी भी एमसीक्यू की, बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू योर इकोलॉजी, स्पेसिफिकली एनवायरमेंट में आपका जो है दिस टर्म हैज बीन आस्क्ड। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि किसको बोला जाता है डार्विन्स फिटनेस। सबसे पहले एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, हाई एग्रेसिवनेस, हाई अपीयरेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ। तो किसकी बात हो रही है, डार्विन्स फिटनेस की। ठीक है, तो फिटनेस थ्योरी जो है आपने देखा होगा, डार्विन्स फिटनेस या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसको कहते हैं। So this is basically regarding the option number A, that is ability to survive and reproduce। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर डार्विन जो है वो ये कहना चाहता है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, बेसिकली पास ऑन करता है इसके जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय सर्वाइविंग लॉन्ग इनफ टू रिप्रोड्यूस। और जब भी वो प्रोड्यूस करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वायबल ऑफस्प्रिंग्स को। ये कभी भी एग्रेसिव अपीयरनेस और फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव आपकी सक्सेस के बारे में बात करते हैं विद इन दी एनवायरमेंट। तो यानी कि एक एनवायरमेंट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है या क्या उसकी एबिलिटी है, वेदर ही इज और वेदर दी जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है इट इज एबल टू और इट इज एबल टू रिप्रोड्यूस और टू सर्वाइव और नॉट। यानी कि आप एक एनवायरमेंट के अंदर आप सर्वाइव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। सर्वाइवल के आपके पास दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑब्वियसली आपका फिटनेस जो है वो किससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन से, प्लस आपका की जीन्स जैसे पास करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवरीज जो डिवरीज है गेव हिज अ म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या है आपका, इट इज कॉल्ड एज दी सडन चेंज। म्यूटेशन की थ्योरी ही ये है कि सडन चेंज आता है जीन्स के अंदर एंड देयर कम्स अ वैरायटी ऑफ और हाइब्रिड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर आप जो भी आप मैटर है, यानी कि आपके जो दो स्पीशीज ऑप्शन और जैसे दो स्पीशीज है आपकी ए स्पीशी और बी, दोनों के बीच में क्या होगा, अगर किसी में भी म्यूटेशन आती है तो आगे जाके वो जीन्स जो आगे पास ऑन होती है उनमें क्या आती है, आपके चेंजेस आते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाइल वर्किंग ऑन, तो उसने म्यूटेशन थ्योरी दी ऑन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पे, पर वो किस पे काम कर रहे थे, ओइनोथेरिया या ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, पाइसम सेटिवम या ट्रिटिकम एस्टिवम, तो वो किस पर काम कर रहे थे। तो दिस इज वेरी स्पेसिफिक, आपको पूछा गया है कि म्यूटेशन थ्योरी जो है वो किस पर काम करने से आई है या लाई गई है, या कैसे पता चला उनको कि देयर इज म्यूटेशन इन द जीन्स, या जो भी उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी है वो कहां से दी है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, एंड इस पे अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके देखें तो एक्सप्लेनेशन के अंदर बात क्या है
कि उन्होंने किस पे काम किया है, इवनिंग प्राइम मूव्स पे। तो अगर आपको यहाँ पर बोटानिकल नेम आ गया है, अगर यहाँ पे आपको इवनिंग प्राइम मूव्स आता तो भी आपके लिए वो इजी हो जाता। तो क्या होता है कि हम क्या कर देते हैं, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देते हैं। एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाएगा एंड इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज टॉक अबाउट योर कैपेसिटी, कैपेसिटी किसकी, कि आप कितना वो कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना आप उसके अंदर जो है एलिमिनेट कर पा रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इज योर तीसरा क्वेश्चन है, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर कौन सा पार्ट जो है डिकम्पोजर का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वेस्ट रिसाइकल्ड इनटू द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो एक सीवेज है, पार्ट है, जिसके अंदर एक बैक्टीरिया जो होता है वो कौन सा पार्ट है, यानी कि आपसे पूछा गया है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चारों के चारों ऑप्शंस है, ये सीवेज ट्रीटमेंट के आपके ऑप्शंस हैं। आपसे यहां पर पूछा गया है कि आपके पास जो एक सीवेज ट्रीटमेंट है, प्रोसेस है, उसके अंदर डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वेस्ट के अंदर, जो रिसाइकल करते हैं। एंड वेस्ट रिसाइकल्ड, जो वेस्ट है वो क्या है, रिसाइकल्ड इनटू द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्राइमरी, एक्टिवेटेड, साइक्लिक या टर्शरी। तो ये है आपका सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस और आपका एक मॉडल है जहां से आपको ये क्वेश्चन जो है इट हैज बीन डिराइव्ड एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पोर्शन जो है आपका सेटल्ड एंड ट्रीटेड स्लज जो आपके पास होता है, ये वापस से रिटर्न किया जाता है इनिशियल पॉइंट के ऊपर, और ताकि क्या इंश्योर किया जा सके, टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिव बैक्टीरिया फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो इनकमिंग सीवेज के अंदर कोई भी बैक्टीरिया है उसको क्या है, ब्रेकडाउन है। बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज ट्रू डिकम्पोजर्स एज दे बेसिकली डिकम्पोजर्स, और वो रिड्यूस करते हैं, उनको हम रिड्यूसर्स भी कहते हैं। दे बेसिकली रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपलर वन, ठीक है। तो दे आर लाइक डिकम्पोजर्स, उसमें हम जैसे कि अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को वी यूजुअली यूज देम, ठीक है। तो ये हेल्दी पॉपुलेशन को मेंटेन रखने में भी हेल्प करते हैं फॉर द इफेक्टिव सीवेज ट्रीटमेंट। सो दिस इज लाइक योर एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से हम इस ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज बेसिकली कहां से आ रहे हैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस, ये आ रहे हैं आपको भी एनवायरमेंट से, राइट। आपने एनवायरमेंट के अंदर ही किया ना, सीवेज ट्रीटमेंट में आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर जो आप पढ़ते हो वहां से भी ये क्वेश्चन आपको आया है। Next is transplastomics is the study which deals with target genes in the chloroplast, provides exceptionally low yields of protein products, or they produces the genes that are released in pollen, or they offer little opportunity for practical uses. Transplastomics एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर किसको डील किया जाता है, टारगेट जीन को या प्रोटीन प्रोडक्ट्स को, या प्रोडक्ट ये जीन प्रोड्यूस करते हैं पोलन्स के, या लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रैक्टिकल यूज। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टारगेटेड जीन्स इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो हाउ इट इज, सो क्योंकि जो आपका ये इसके अंदर क्या होता है, एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है क्लोरोप्लास्ट की जीनोम, ताकि वो क्या इंट्रोड्यूस किया जा सके, उनके अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो है इंट्रोड्यूस किया जा सके प्लांट्स के अंदर। तो प्लास्टोमिक है, देखो प्लास्टोमिक प्लास्टिड से रिलेटेड है, आप चाहे तो उसको याद रख सकते हो। ट्रांस मतलब कि उसमें ऑब्वियसली आप टारगेट जीन्स जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उनको क्या किया जाता है, जैसे ट्रांसजेनिक होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन होती है जीन्स की। सेम आप इसको भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपके यहाँ मॉडिफिकेशन है किसकी, टारगेट जीन की। आप कहाँ पर, ट्रांसप्लास्टो, प्लास्टो मींस प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और यहाँ पर जब मॉडिफिकेशंस होती है तो बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना, हर्बिसाइड प्रोड्यूस करना, एग्रोनॉमिक ट्रेट्स को प्रोड्यूस करना, ड्यू टू द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जीनोम। क्लोरोप्लास्ट जीनोम का क्या है, आपका यूनिक कल्चर है, और सॉरी यूनिक ट्रेट क्या है कि दे बेसिकली हेल्प्स इनटू द फोटोसिंथेसिस। तो वहां से आपका ये डेवलप हुआ है ट्रांसप्लास्टोमिक्स। सो ये बेसिकली आपके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी यू कैन यूज इट और यू कैन रीड इट, टिश्यू कल्चर में यू कैन रीड इट। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आप इनको यूजुअली पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो टेम्परेचर्स। देखो अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं टॉपिक के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो आपको देखने हैं। लो टेम्परेचर्स इंड्यूसेस द एक्सप्रेशन ऑफ मेनी कोल्ड इंड्यूस्ड जीन्स, ठीक, कोल्ड इंड्यूस्ड है, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद इंप्रूव्ड कोल्ड टॉलरेंस हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय, वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस करोगे आप, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, एक ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्या है आपका कोल्ड टॉलरेंस, यानी कि लो टेम्परेचर या फिर वर्नलाइजेशन ऐसा कुछ। तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे कि वो कैसे है, expressing the protein that activates expression of these genes all time in plants, or cooling plants
यूजिंग दी पेल्टियर इफेक्ट या पेलियर इफेक्ट या फिर एक्सप्रेसिंग अ जीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीफ्रीज इथाइलिन ग्लाइकॉल इन प्लांट्स और इंक्रीजिंग इवेपोरेटिव कूलिंग फ्रॉम लीफ सर्विसेज। तो दिस इज द काइंड ऑफ योर ट्रांसजेनिक, यानी कि ये भी आपके कहां से आया, जेनेटिक इंजीनियरिंग से आपको एक क्वेश्चन आया है। इसके अंदर भी आपको बताना है कि किस तरीके से आप लो टेम्परेचर के अंदर जीन्स को जो है स्पेसिफिकली आप एक प्लांट को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि बेसिकली क्या है, कोल्ड टॉलरेंट है। तो ऑब्वियसली जब ऐसी कोई चीजें होती है तो हम उस प्रोटीन को जो है एक्सप्रेस कर देते हैं जो कि आपके उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम एक्सप्रेस करेंगे उस प्रोटीन को जो एक्टिवेट करेगी एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन्स ऑल द टाइम इन द प्लांट्स। ऑल टाइम इन प्लांट्स क्यों होगा, क्योंकि कोल्ड टॉलरेंस है, कोल्ड टेम्परेचर। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा वर्नलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, राइट। तो वर्नलाइजेशन के अंदर क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर के अंदर भी बेसिकली इट हेल्प्स इनटू दी इट इंड्यूसेस द फ्लावरिंग इन द प्लांट्स। वर्नलाइजेशन कोल्ड एरिया में है, कुछ ऐसे एरियाज के अंदर होता है जहां पर आपका क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है बहुत कोल्ड होता है। तो अगर हमें इसको ट्रांसजेनिकली प्रोड्यूस करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसके अंदर वी बेसिकली एक्सप्रेसिंग द प्रोटीन्स, हम उसके अंदर उस प्रोटीन्स को एक्सप्रेस कर देंगे जो उसके लिए असेंशियल होगा, राइट। नेक्स्ट इज योर restriction endonucleases are used in genetic engineering and they are restriction endonucleases or we call them as molecular sieves। इनको हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक पूरा का पूरा आपका इंजीनियरिंग है। क्या करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कट करता है डीएनए को वेरियस साइट्स पे, ज्वाइन द डीएनए सेगमेंट्स, कट आरएनए या कट डीएनए। सबसे पहली बात तो ये है कि आरएनए को कट, देखो जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो ज्यादातर आपका डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स के लिए है, फाइन है। लेकिन हम जिन ऑर्गेनिजम्स पे काम करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी मेरा कट हो जाता है। अब बचता है ए, बी एंड डी। कटिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज होता है, ज्वाइनिंग के लिए नहीं। ज्वाइनिंग के लिए होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो यूज होता है। इस तरीके से ऑप्शन बी भी मेरा गया। अब बचा है ए और बी। तो देखो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस है एक। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में और स्पेसिफिक, आप चाहे तो फर्स्ट स्टांस में भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बट अगर मैं एक ऐसी लर्नर हूं जहां पर मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं उस क्वेश्चन को कैसे जो है एलिमिनेट करूंगी, मैं वो आपको यहां पर वो बता रही हूं। अब जो रेस्ट्रिक्शन आपका एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम्स जो होते हैं, ये दो तरीके से कट करते हैं। एक होता है आपका एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स और एक होता है आपका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। एक्सो जो होता है वो क्या करता है, आपका कट करता है कहां पर, आउटर एंड्स पे, जबकि जो आपका एंडो है वो क्या करता है, स्पेसिफिक साइट्स पे कट करता है। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दे कट द डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और हाइड्रोलाइज करते हैं बॉन्ड बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, इनको हम कहते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, जो आपके डीएनए और आरएनए बनाता है। और कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपके, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, दैट इज एडेनिन, गुआनिन, cytosine, thymine in the case of DNA, but when we talk about RNA it's your uracil and it is denoted by the letter U. Next question, which one of the following is not a functional unit of a ecosystem, of an ecosystem? देखो दो तरह की यूनिट्स होती है, एक होती है फंक्शनल, एक होती है स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी कि वो क्या है, आपके जो ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करता है, और फंक्शनल नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। यानी कि अगर वो फंक्शनल नहीं है एंड इट इज स्ट्रक्चरल, अगर एक सेल जो है किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना रहा है बट इट इज नीदर फंक्शनल, तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो फंक्शनल नहीं है। सो सेल जो है वो फंक्शनल भी है, स्ट्रक्चरल भी है। कुछ चीजें फंक्शनल होती हैं, कुछ चीजें स्ट्रक्चरल होती हैं। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, इसमें से कौन सी चीज जो है वो फंक्शनल नहीं है, स्ट्रक्चरल होगी। फंक्शनल नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर जरूर बनाएगी, पर फंक्शनल नहीं है, दैट इज प्रोडक्टिविटी, स्ट्रैटिफिकेशन, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन। एक इकोसिस्टम के अंदर इसमें से कौन सी चीज फंक्शनल नहीं है, बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही आप उसको कह सकते हो कि आप बहुत फाइन तरीके से आप उसमें बता सकते हैं कि कौन सी चीज जो है वो इसके अंदर फंक्शनल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, आपका लेयरिंग होता है इकोसिस्टम के अंदर। सो देयर इज, इट इज नॉट फंक्शनल, इट इज स्ट्रक्चरल। ये स्ट्रैटिफिकेशन होना, लेयरिंग होना इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत सारी स्पीशीज की इनटू डिफरेंट लेवल्स, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टॉप लेयर इज ऑक्युपाइड बाय ट्रीज। ठीक है, अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर सबसे ऊपर क्या आते हैं, ट्रीज आते हैं, फिर श्रब्स, फिर हर्ब्स।
तो ये क्या है, ग्रासेस, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज। तो ये क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देयर इज अ काइंड ऑफ लेयरिंग इनटू इट, और लेयरिंग है तो मतलब कि ये क्या है, स्ट्रक्चर बना रही है, फंक्शनल नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डाई एटम्स होते हैं वो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं और एक्वाटिक क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म एक्वाटिक। डाई एटम्स आप कहां पर पढ़ते हो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो डाई एटम्स है, गोल्डन एल्गी, जो आपकी गोल्डन एल्गी है, ठीक है जी, ये डाई एटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, ये हम पढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपका ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को कहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, यू पीपल इफ यू वांट, तो मैं आपको इसका रेफरेंस बता सकती हूँ। इसका रेफरेंस क्लास 11th के अंदर भी है आपका, जहां पर आप क्लासिफिकेशन ऑफ क्या करते हो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। वहां पर आपका जो किंगडम प्रोटिस्टा है, उसके अंदर सबसे प्रोटिस्टन जो प्रोटिस्टा है, इट हैज बीन डिवाइडेड फर्दर इनटू द 5 सब क्लासेस, दैट इज क्रिसोफाइट्स, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड योर प्रोटोजोअन्स। तो यहां पर आपके क्लासिफाइड है। अब आप क्या कर सकते हो, आप वहां से देख सकते हो कि जो प्रोटिस्टा है वो क्या है आपके, उनके अंदर आते हैं डायटम्स, क्रिसोफाइट्स के अंदर डायटम्स एंड योर डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स हैं जिनको गोल्डन एल्गी कहते हैं। दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो किसके हैं, फूड, ऑक्सीजन, फूड चेन या सिलिकेट्स। तो अगर आप देखोगे ना, तो उनकी बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर बेसिकली फॉर दी ऑक्सीजन। ठीक है, सिलिका तो वो नहीं है, उनकी डबल वो होती है, उनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन है। यहां पर पूछा गया है डायटम्स क्या करते हैं, तो ये बेसिकली किसके लिए है, आपके ऑक्सीजन के लिए है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप इसको और ज्यादा वो देख सकते हो, बट दे आर द लार्जेस्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ऑक्सीजन के ऑन दी अर्थ। सो दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड चेन, कहां पर, आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर। और ये कैसे होते हैं, आपके यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। बेसिकली प्रोटिस्टा के अंदर ज्यादातर जो आप ऑर्गेनिजम्स देखोगे, दे आर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। तो आप उनको क्या देखते हो, आप उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो। ठीक है, मैक्सिमम, नॉट एवरी बट मैक्सिमम, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। अब प्रोटिस्टा के अंदर आपके प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड दे बेसिकली क्लासिफाइड अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा, जिनको प्रोटिस्टा के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, so after that what they get energy from sunlight and they basically grow using the organic matter as food. ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो दे आर दी जो डायटम्स है, दे आर दी सेकेंड मोस्ट डोमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ के ऊपर। ठीक है, बैक्टीरिया आर दी मोस्ट अबंडेंट, तो बैक्टीरिया भी डोमिनेटिंग है, बैक्टीरिया के बाद डायटम्स आते हैं आपके। एंड जो इनका सेडिमेंटेशन जो होता है वो डायटमेशियस अर्थ जो है वो करता है, उनकी शेल्स जो बनी होती है, दे आर फ्रॉम द सिलिकॉन ऑक्साइड, तो दिस इज शेल्स। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं सेल वॉल से रिलेटेड है। सो यहां पर आप इसको सेल वॉल लिख सकते हैं। हमें जनरल क्वेश्चन आया था, इसलिए जो आंसर होगा वो भी बिल्कुल जनरल होगा। सेल वॉल पे होता तो डेफिनेटली सिलिकेट्स कुड बी द आंसर। Which one of the following ecosystem type has the highest annual net primary productivity? प्रोडक्टिविटी क्या है कि उसमें कितना ज्यादा क्या है आपकी ये इकोसिस्टम के अंदर होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की कितने नंबर ऑफ जो है आपके ये इकोसिस्टम के अंदर जो है आपकी कितनी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंप्रूव हो रही है। तो देखो आपके पास 4 तरह के फॉरेस्ट बता, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर आप इनको देखोगे ना तो इनका भी मतलब होता है टेम्परेट का, ट्रॉपिकल का, डेसिडुअस का, रेन, डेसिडुअस, एवरग्रीन। सो ये थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा आपको किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड। मैक्सिमम जो है इट इज फ्रॉम द एनवायरमेंट। आप एनवायरमेंट के अंदर बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रीजन्स जो होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, एरिड, सेमी एरिड या वहां से ट्रॉपिकल। रेन फॉरेस्ट डेसिडुअस वो होता है जिसके अंदर कभी कभी क्या होती है, आप जिसको पतझड़ बोलते हैं, आप एक टाइम पे दे शेड देयर लीव्स, राइट। तो इसमें पूछा गया है हाईएस्ट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके अंदर होगी, जिनके अंदर क्या होगा, आपका पतझड़ का मौसम जो होगा बहुत कम होगा। एंड देयर इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिनके अंदर मैक्सिमम क्या होती है, आपकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और बायोमास प्रोडक्शन, क्योंकि वो कैसे होते हैं, वार्म एंड कंसिस्टेंटली मॉइस्ट क्लाइमेट है, डाइवर्स एरे ऑफ प्लांट्स है, हाई प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो होती है रेनफॉल इट इज मैक्सिमम, ठीक है, ये ज्यादा होती है। वहां पर क्लाइमेट जो रहता है वो मॉइस्ट रहता है, वहां पर डेसिडुअस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है कीप्स ऑन चेंजिंग, और वहां पर क्या मॉइस्चर मेंटेन है, तो चीजें भी क्या रहेंगी आपकी, मेंटेन्ड ही रहेंगी। नेक्स्ट है, अगर हम कंप्लीटली रिमूव कर दे डिकम्पोजर्स को इकोसिस्टम से, तो इसकी जो फंक्शनिंग है विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, इसकी किसकी, क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर हम डिकम्पोजर्स को रिमूव कर देते हैं बेसिकली इकोसिस्टम से, तो क्या होगा। ऑप्शन है, मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी वेरी हाई, एनर्जी फ्लो ब्लॉक हो जाएगी, या हर्बीवोर्स विल नॉट रिसीव सोलर एनर्जी।
तो देखो ऐसा है, जो पहले भी जैसे हमने बात की थी डिकम्पोजर्स की, तो डिकम्पोजर्स आपके क्या होते हैं, ये आपके बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, आप कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल वन में कन्वर्ट कर देते हैं इकोसिस्टम के अंदर, यानी कहीं ना कहीं वो क्या है, ट्रॉफिक, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। सो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज फूड चेन एंड फूड वेब। तो फूड चेन क्या आपकी लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर आप ये बताते हो या लीनियर डिपेंडेंसी है कि एक ऑर्गेनिज्म पे दूसरा ऑर्गेनिज्म फीड करता है फॉर द एनर्जी पर्पसेस, ठीक है जी। फूड वेब के अंदर देयर इज इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन्स, जो आपको पूरा का पूरा इकोसिस्टम बताती है, हाउ इट हैज बीन बैलेंस्ड, और ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलती है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, अगर डिकम्पोजर जैसे आपके होते हैं ना, ठीक है, जो अगर आपके हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स सबसे ऊपर होते हैं आपके डिकम्पोजर्स, तो अगर सबसे ऊपर वाला डिकम्पोजर्स होगा वही रिमूव हो जाता तो फिर क्या होगा इसका इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि क्या होगा वहां पर जो मिनरल मूवमेंट है आपकी वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो डिकम्पोजर्स दे आर एसेंशियल, क्योंकि वहां पर क्या देखो, अगर डिकम्पोजर्स रिमूव हो गए हैं तो हाई डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती, एनर्जी फ्लो ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नीचे वाले लेवल से, ट्रॉपिक लेवल 1 से तो वो आ ही रहा है। हर्बीवोर्स सोलर एनर्जी क्यों नहीं करेंगे, वो तो डिकम्पोजर्स है, हर्बीवोर्स तो वो होते हैं जो आपके क्या होते हैं, ग्रीन उस ग्रासेस पे डिपेंड करता है। डिकम्पोजर्स को बेसिकली मिनरलाइजर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो रिलीज करते हैं मिनरल्स जो कि ऑर्गेनिक मैटर में ट्रैप होती है। तो देखो ना, अगर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको अगर डिकम्पोज ही नहीं हुआ तो मिनरलाइजेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, मिनरलाइजर्स बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर से मिनरल्स को क्या कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका एक्स्ट्रा सेल, और दे वो क्या करते हैं बेसिकली बाय सिक्रेटिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बेसिकली डिकम्पोजेस द ऑर्गेनिक रिमेन्स। उसके बाद ये आपके कैसे होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि, और इनको हम डेट्रीवोर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो किस पे फीड करते हैं, डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर पर। तो इसके अंदर बैक्टीरिया, फंगस, अर्थवॉर्म कुछ भी हो सकता है। डिकम्पोजर्स इज अ वेरी ब्रॉड टर्म एंड अ ब्रॉड डेजिग्नेशन, जिसके अंदर आपके बैक्टीरिया आ सकते हैं, फंगस आ सकता है आपका, और आपके और क्या आते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के डिकम्पोजिशन, कौन सा ऑर्गेनिक मैटर है, वहां पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है आपका डिकम्पोजर विल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कमिंग ईयर्स स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स विल बी मोर कॉमन। आने वाले समय में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होंगी वो ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसकी वजह से, वाटर पॉल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, पॉल्यूटेंट्स इन द एयर, यूज ऑफ डिटर्जेंट्स। इट्स अ वेरी बेसिक एनवायरमेंट। आप देखोगे ना आज के सेशन के अंदर ज्यादा क्वेश्चन एनवायरमेंट से रिलेटेड है, यानी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर एनवायरमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बॉटनी है, प्लांट्स है, तो ऑब्वियसली जो आपके जो प्लांट्स है इसके साथ आपकी जो एनवायरमेंट है इट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो फ्लोरा है वो ज्यादातर आपका कहाँ है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर है। हेंस इट मेक्स द एनवायरमेंटल टॉपिक और एनवायरमेंटल साइड ऑफ द साइंस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। तो यहां पर आपको पूछा गया है स्किन रिलेटेड डिजीजेस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी तरह का पॉल्यूशन होता है, या फिर पॉल्यूशन से भी इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ओजोन डिप्लीशन। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो सबसे ज्यादा स्किन कैंसर्स और स्किन रिलेटेड डिजीजेस किससे होती है, आपकी ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से। सो द करेक्ट आंसर विल बी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, क्योंकि ये क्या करेगा एंड में आके आपके, इट विल अलाउ द मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू रीच ऑन द अर्थ, ठीक है, यूवीबी, अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी और ए दोनों, ठीक है जी। और इसकी वजह से एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्किन कैंसर, प्रीमेच्योर एजिंग और वेरियस डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज विल बी मोर वल्नरेबल टू डैमेज और टू क्रिएट डिसऑर्डर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो ऑटोमोबाइल से निकलती है, प्रिवेंट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यूज। इस क्वेश्चन को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, या फिर मैं यूं कहूं कि इसको थोड़ा सा क्या किया गया, ट्विस्ट किया गया है टू मेक यू पीपल कंफ्यूज्ड। बट जिनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना उनको पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। इसमें पूछा गया है कि कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को प्रिवेंट करती है बॉडी टिश्यूज से। तो कैसे प्रिवेंट करेगी, देखो हम ना ब्लड के अंदर एक चीज पढ़ते हैं जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जैसे कि ब्लड है, ब्लड के अंदर आपके क्या है, आरबीसीज है, ठीक है, आरबीसीज में क्या है आपका, हीमोग्लोबिन है, राइट। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये बाइंड होता है बेसिकली किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है, ठीक है। यानी कि इसकी जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस, वेदर इट बी ऑक्सीजन और इट विल बी दी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो हीमोग्लोबिन जब आप इनहेल करोगे तो उसके साथ क्या बाइंड अप होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपका क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बजाय ये क्या बनाएगा आपका, दैट इज इट विल फॉर्म योर
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बाय फॉर्मिंग अ स्टेबल प्रोडक्ट विद द हीमोग्लोबिन। तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, आपकी हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, जिसकी वजह से अब हीमोग्लोबिन तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, वो तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट होगा जैसे हो रहा है, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यानी कि आपका जो ऑक्सीजन है वो भी ट्रांसपोर्ट हो, ऑक्सीजन के बजाय क्या ट्रांसपोर्ट हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसफर हो रही है तो ऑक्सीजन कहां से होगी, एक ही टाइम पे एक ही चीज हो सकती है ना, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो आपके ब्लड के साथ यानी हीमोग्लोबिन से जब बाइंड होकर वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रेवल करेगा इनटू द टिश्यूज। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड है तो पर्टिकुलरली कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, वो बाइंड अप हो जाएगा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। अब हीमोग्लोबिन वो ट्रेवल करके लेके जाएगा और वहां पे क्या होगा, देयर विल बी ब्लॉकिंग और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी इवेंचुअली। सो द आंसर विल बी बाय फॉर्मिंग अ स्टेबल कंपाउंड विद द hemoglobin. Escherichia coli, or we call it as E. coli, it is used an indicator organism to determine the pollution of water with किसके साथ, heavy metal, fecal matter, industrial effluents या pollen of the aquatic plants. इश्चेरिचिया कोलाई जो है आपका ई कोलाई, ये इंडिकेटर है ऑर्गेनिजम्स का। आपको पता होगा कि दिस इज द बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म दैट इज आल्सो प्रेजेंट इनटू द गट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारी गट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया पॉल्यूशन से क्या रिलेशन है इसका, कैसे वो होता है, हेवी मेटल के साथ बाइंड होता है ये, या फीकल मैटर के साथ है, किसके साथ है इसका वाटर, बेसिकली ये पॉल्यूशन ऑफ वाटर के लिए है, किसके साथ, हैवी मेटल, फीकल मैटर, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस या पोलन। आंसर इज योर बी, दैट इज फीकल मैटर। तो ये क्या करता है आपका, ये एक ऐसा इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके प्रेजेंस और लेवल ऑफ कंटामिनेशन चेक करता है एनवायरमेंट के अंदर। ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो नेचुरली इनहेबिट्स करता है इंटेस्टाइन ऑफ द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मैंने आपको कहा था कि गट में भी ये प्रेजेंट होता है, वही यहाँ पर आपको लिखा गया है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया जो है वाइडली यूज होता है इनटू द कंटामिनेशन ऑफ द वाटर बेस। तो हैवी मेटल्स, ये हैवी मेटल्स के लिए भी होता है, बट मैक्सिमम जो है इट इज फॉर द फीकल मैटर। Next question. Which one of the following is a famous book in which Linus introduced binomial nomenclature? So this is from a historical background of the your classification. तो हम इसको कहां पर करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जहां पर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं वहां पर हम इसको पढ़ते हैं, जहां पर लिनस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया है। अब आपको उसकी बुक का नाम बताना है कि कौन सी बुक के अंदर है। दिस इज अ वेरी बेसिक, बहुत ही स्टैटिक, बहुत ही डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। And the options are sexuality of the plant or your systema, natura या फिर species, plantarum, genera, plantarum. This is for the confusion. यहाँ पर maximum students जो होते हैं confuse हो जाते हैं, but binomial nomenclature की जब बात आती है तो आंसर is your systema, naturae. So this is your book. ठीक है, and it's like two part Latin words जो होते हैं वो use होते हैं, जिनको हम आज भी आपके टेक्सोनॉमी में use करते हैं। नेक्स्ट है स्पीशीज वॉज डिफाइंड एज अ पॉपुलेशन ऑफ, एक स्पीशी है जिसको डिफाइन किया गया है एज अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। तो उन्होंने कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बताया कि एक स्पीशीज है, ठीक है, वो एक स्पीशी है, इट वॉज डिफाइंड एज अ पॉपुलेशन। स्पीशीज को कैसे डिफाइन किया गया कि एक पॉपुलेशन इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन, दूसरी पॉपुलेशन से उसको सेपरेट किया गया है। ऐसी चीज स्पीशी के बारे में कौन बताता है, एंड दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अर्नस्ट मेयर। इन्होंने बताया था कि दे आर ऐसे, ही वाज आल्सो रिनाउंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, जिन्होंने हमें ये बताने में मदद की है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट और स्पेसिएशन जैसे कॉन्सेप्ट जो है दे आर ऑल्सो गिवन बाय दी अर्नस्ट मेयर। तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दे आर बेसिकली मेंट फॉर दी योर एनालिसिस एंड टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं मास्टर कैडर के अंदर, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आते थे, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं आते थे, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चंस भी हम फिर से लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। और किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो यू कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। और स्टे कनेक्टेड, कीप स्टडिंग एंड जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।